हम सभी की प्यारी माखन चोर का जन्मदिन आने वाला है और ऐसे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भोग बनाए जाते हैं कन्हैया के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे भोग जो उनके बहुत ही पसंदीदा हैं और जो जन्माष्टमी के अवसर पर आप उन्हें बना करके बहुत ही आसानी से और उन्हें भोग लगा सकते हो। तो चलिए बिना देर किए श्री कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर के आज की इन रेसिपीज़ को शुरू करते हैं। तो जो पहली रेसिपी है ना वो उनका बहुत ही फेवरेट है पंजरी। वैसे तो धनिया की पंजरी भी बनती है जिसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो, बट ये है मखाना की पंजरी जो बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। एक कढ़ाई लिया है और इसमें 1 चम्मच घी ऐड किया है। आप इसमें घी का ही इस्तेमाल करें। इसमें हमें सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच काजू, बादाम और साथ में छुहारे लिए हुए हैं। ये सारे मैंने 1-1 चम्मच लिए हुए हैं। इन्हें हमें बस हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। बस हल्का सा इनका जब रंग चेंज होगा ना, हल्का सा गोल्डन की परत आएगी तो बस हमें इन्हें निकाल लेना है। क्योंकि मैंने शुरुआत में घी थोड़ा ज़्यादा लिया था तो मेरा घी बच गया है। अगर आपका ख़त्म हो गया है तो आप थोड़ा सा और घी ऐड कर सकते हैं। इसमें अब मैंने मखाने ऐड कर दिए हैं। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम मखाना लिया है। मखाना को भी बस 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। आप चाहे तो मखाने को हाथ से तोड़ के चेक कर सकते हैं। जब ये कुछ इस तरीके से टूटने लगेगा ना, ये देखिए काफ़ी आसानी से ये क्रश हो जा रहा है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट भून चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे निकाल करके और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। मखाने को निकाल करके मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। इतना ठंडा कर ले कि आप इसे आसानी से ग्राइंड कर सके। अब एक जार में सारा मखाना डाल करके और इसका हमें पाउडर रेडी करना है। इसे ग्राइंड करने वक्त खास बात का ध्यान रखिए कि आप इसे लगातार ग्राइंड ना करें, वरना इससे वो घी रिलीज़ करेगा तो जिससे हमारा मिश्रण गीला हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, हमें इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा बनाएंगे ताकि बीच में थोड़ी सी मखाना के पीसेज रहें तो वो पंजरी में काफ़ी अच्छा लगता है। अब फटाफट से पंजरी को रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े से बर्तन में सारा मखाना वाला पाउडर ऐड कर दिया। साथ ही में 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया है और साथ ही में जो मैंने ड्राई फ्रूट्स को भुने हुए थे ना, वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आधा चम्मच घी ऐड किया है ताकि ये बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए और बस इसे अच्छे तरीके से मिला दें। तो ये हमारे कन्हैया के भोग के लिए पंजरी बन करके तैयार हो चुकी है बहुत ही फटाफट से। अभी क्योंकि जन्माष्टमी है तो आप इसे जन्माष्टमी पे बना सकते हैं, वरना नॉर्मल डेज़ पे भी बना सकते हैं, क्योंकि इनमें जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड किए हुए ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो आपने देखा कितनी फटाफट से हमारा ये मखाना पंजरी बन करके तैयार हो चुका है। अगर आपने मखाने को पहले से भून करके ग्राइंड करके रखा हुआ है ना, फिर तो ये बिल्कुल 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। बस आप ड्राई फ्रूट्स को फटाफट से भून लें और इसे रेडी कर लें। आज की दूसरी रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ वो है हमारे कन्हैया का पसंदीदा नारियल मखाना पाक, जो बहुत ही इजी है बट कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को देखते हैं। इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नारियल लिया हुआ है। तो 1 सूखा नारियल था मेरे पास, जिसे मैंने कुछ इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर लिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। आधी छोटी चम्मच जायफल का पाउडर लिया है, ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर है जो मिठास को बैलेंस करता है। 2 बड़े चम्मच मखाने लिए हुए हैं, आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। 2 बड़ी चम्मच भुने हुए मूंगफली लिए हैं और साथ ही में 150 ग्राम चीनी लिया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसमें घी डाला है। सारा घी एक बार में नहीं ऐड करेंगे, अभी मैंने आधा चम्मच घी ऐड किया है। इसमें हमें सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को और मखाने को भून लेना है। तो मैंने यहाँ पे मखाना डाल दिया है। मखाने को बस 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मखाना कम लिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे पाक में नारियल का स्वाद ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मखाने को 4 मिनट तक भून लेने के बाद आप इसे कुछ इस तरीके से चेक कर लें। जब मखाने हाथों से टूटने लगे यानी कि ये भून चुका है, ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। तो अब इसे निकाल लेंगे। बचा हुआ जो घी है उसे मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसमें किशमिश को रोस्ट करना है। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच किशमिश लिया हुआ है। आप अपनी पसंद के कोई भी दूसरे ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, जैसे काजू, बादाम, खरबूजे के बीज, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसे जितना हेल्दी हो सके उतना आप इसे अपने तरीके से हेल्दी बना सकते हैं। इसे भी बस 1 से 2 मिनट के लिए भुनना है, इसके बाद इसे निकाल लेंगे। अब हमें नारियल को भुनना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने सारा नारियल डाल दिया है। नारियल को भूनने से पहले हमें इसमें कुछ भी घी वगैरह ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब आप नारियल को भूनेंगे तो उससे अपने आप ही ऑयल रिलीज़ होगा। तो इसमें घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
फ्रेंड्स वैसे तो पाक बनाने के लिए ये जो सूखा नारियल आता है ना वही बिल्कुल परफेक्ट होता है, बट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे डेजिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए भुनना है, ताकि बस हल्का सा भुन जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा भुनेंगे ना तो वो घी रिलीज करने लगेगा, जिससे पाक को बनाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना भुने। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि नारियल का रंग हल्का सा चेंज हुआ है और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आएगी, यानी कि हमारा नारियल भुन चुका है। एक्स्ट्रा इसे नहीं पकाना। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम निकाल लेते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे मखाने भुने हैं, हमें उसका पाउडर बनाना है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें ना तो इसे आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। तो मखाने को मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है और अब एक जार में इसे डाल दिया है। अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। ध्यान रखिए कि आप इसे लगातार ग्राइंड ना करें, वरना ये घी रिलीज करेगा। हमें इसका हल्का सा दरदरा मिक्सचर बनाना है, ताकि पाग में कुछ पीसेज इसके रहें, तो वो पाग में दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। मखाना को ग्राइंड कर लेने के बाद अब हमें मूंगफली का पाउडर बनाना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया हुआ है और इसके छिलके को अलग कर लिया है। जार में से डाल देंगे और जिस तरीके से हमने मखाने को ग्राइंड किया है, बिल्कुल उसी तरीके से बीच बीच में इसे रोकते हुए हमें इसका दरदरा पाउडर बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पे ये हमारा पाउडर बन करके तैयार हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, अब हम बनाने वाले हैं चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम चीनी लिया है, जिसमें मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अगर मैं कप के मेजरमेंट से बताऊँ तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप चीनी लिया हुआ था, जिसमें मैंने आधा कप पानी ऐड किया है। हमें इसे अभी हाई फ्लेम पर पकाना है, जब तक शुगर अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए। इसके बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि चाशनी में कुछ इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं और तकरीबन मैंने इसे 6 मिनट के लिए पकाया है लो फ्लेम पर। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। जब मैं आपको इसे गिरा कर दिखा रही हूँ तो ये देखिए, हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल एक तार में गिर रही है। तो एक तो ये साइन है कि हमारा चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बना है। और या फिर आप इसे हाथों से चेक करके पता लगा सकते हैं, जब आप इसे हाथों में टच करेंगे और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये एक तार फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रेंड्स चाशनी को ज़्यादा बिल्कुल ना पकाएं, यही गलती है जिसके कारण अगर आपने कभी पाक बनाया होगा तो आपका पाक परफेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि आप उसे ज़्यादा पका देते हैं। हमें इसे सिर्फ एक तार की चाशनी तक ही पकाना है, एक्स्ट्रा नहीं पकाना है। जब इस तरीके की एक तार की चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी, अब हमें इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लो रखा हुआ है। तो नारियल के साथ ही मैंने इसमें भुने हुए मूंगफली का पाउडर, साथ ही में मखाने का पाउडर और हमने साथ ही में जो ये जायफल के पाउडर, काली मिर्च और इलायची पाउडर लिया हुआ है, वो सारे भी इसमें ऐड कर देने हैं। किशमिश भी ऐड कर दें और बस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला दें। यहाँ पर से आपका काम बहुत ही फास्ट हो जाता है। जब आपका चाशनी रेडी हो जाए तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फटाफट से डालनी है, फटाफट से मिक्स करना है और बस इसे फटाफट से आपको जमने के लिए डालना होगा। क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा ना, जब आप इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे तो शुगर आपकी जमनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर आप बहुत टाइम लेंगे तो जो आपका पाक है वो अच्छे तरीके से सेट नहीं होगा और बिल्कुल इसी तरीके से बिखरा बिखरा रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो जब तक आप इसे मिक्स करें तब तक आप पहले से ही एक प्लेट में या फिर जो भी ट्रे आप ले रहे हैं उसे अच्छे तरीके से घी से ग्रीस कर ले। इसके बाद इसमें फटाफट से पाक वाला सारा मिश्रण डाल करके और इसे बढ़िया तरीके से स्प्रेड कर दें। ये सारे काम आपको बहुत ही फटाफट से करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल्दी फिर जमना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि ये सारे काम आपको बिल्कुल फटाफट से कर लेने हैं। किसी चम्मच की मदद से या फिर अगर आप हाथों से कर पाते हैं तो हाथों की मदद से इसे बढ़िया तरीके से स्प्रेड कर दें। मैंने यहाँ पर एक चम्मच की मदद से कुछ इस तरीके से इसे इक्वल कर दिया है, ताकि ऊपर का सरफेस बिल्कुल इक्वल लगे। पाक को अच्छे तरीके से फैला लेने के बाद हमें इसे बस 5 मिनट के लिए रहने देना है, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पाक है ना, वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। आप इसे इतना ठंडा कर ले कि हाथों से आप इसे आसानी से छू सकें। इसी टाइम पे जब ये हल्का सा सेट हो चुका है तो हमें इसमें कट लगा देने हैं। इससे क्या होगा कि जब आपका पाक बन करके रेडी होगा ना तो आराम से वो निकल जाएंगे। तो जिस भी शेप्स में आप उन्हें बनाना चाहते हैं, बर्फी के शेप में, रेक्टेंगल के शेप में, अपने पसंद अनुसार आप इसमें कट लगा दें। अब इस तरीके से कट लगा देने के बाद हमें इसे आधे घंटे के लिए रखना है, ताकि जो हमारे पाक है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए और खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। आधे घंटे के बाद अब हमारा पाक सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसे निकाल लेती हूँ।
ये देखिए, क्योंकि हमने इसमें पहले से ही कट लगाया हुआ था तो ये काफ़ी आसानी से निकल जा रहा है। हालाँकि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पाक को निकालने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए गर्म कर सकते हैं, तकरीबन 30 सेकंड के लिए, तो वो आपके आसानी से निकल आएँगे। पाक को मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए, काफ़ी आसानी से ये टूट रहा है। खाने में भी बहुत ही यम्मी होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है और आप सारे टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो फर्स्ट टाइम में आपके पाक बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे जब आप शुगर सिरप बना रहे हो उस वक्त आप ध्यान रखिए कि आपका शुगर सिरप ज़्यादा भी ना पके और थोड़ा कम भी ना पके, वरना पाक आपका खराब हो सकता है। इसके साथ ही जब आपका चाशनी रेडी हो जाए तो फटाफट से आप इसमें सारी चीज़ें डाल करके मिलाते हुए और फटाफट से इसे आप सेट करने के लिए रख दें, वरना उसे सेट होने में दिक्कत होती है। तो बस कुछ बातों का ध्यान रख करके आप घर पर ही बहुत ही आसानी से ये पाक बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपने कन्हैया के भोग के लिए ज़रूर बनाइए। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था माखन चोर, तो माखन चोर के लिए माखन ना हो ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए फटाफट से बनाते हैं माखन। तो माखन बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे मलाई ली हुई है। अगर आप चाहो तो फ्रेश मलाई भी ले सकते हो, बट मैंने इसे फ्रिज में बहुत ही अच्छे तरीके से रखा था। ये तकरीबन 6 से 7 दिनों की मलाई है, तो इनसे मैं माखन बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने ग्राइंडर जार लिया और इसमें हम ये सारा का सारा मलाई डाल देंगे। ये मलाई बिल्कुल भी फ्रेश है, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहो ना तो बिना मिक्सी के भी आप इसे बना सकते हो, मैं वो आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें सारा का सारा मलाई डाल दिया और इसमें डालेंगे हम पानी, क्योंकि अभी का जो मौसम है ना, तो ऐसे में आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर गर्मी का टाइम होता है तो उस वक्त आपको ठंडा पानी लेना होता है, और अगर ठंड का मौसम होता है तो उस टाइम पर आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हो। बट अभी क्योंकि कृष्ण जी के लिए बन रहे हैं ना, तो अभी नॉर्मल पानी आप आराम से यूज़ कर सकते हो इस मौसम के अकॉर्डिंग। और बस इसमें पानी डाल करके इसे आपको रुक रुक कर चलाना है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में आपने पूरा ब्लेंड कर दिया। थोड़ा सा चलाइए, रुकिए, चलाइए, रुकिए, और बीच बीच में चेक करते जाइए। इसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और डालते जाइए। इसके बाद वापस से ब्लेंड करिए, फिर से आप चेक करिए। धीरे धीरे जब आप ऐसा करते जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो मक्खन है वो बहुत ही आसानी से अलग हो गया है। वैसे ये तो आप ग्राइंडर जार में करोगे तो आसानी से हो जाएगा, बट अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते हो, हाथों से बनाना चाहते हो, तो वो भी बहुत ईजी है। आप किसी बड़े बर्तन में ले लीजिए मलाई और उसमें आप पानी डालिए और उसे बढ़िया से मिक्स करिए। थोड़ी मेहनत लगेगी, बट कुछ टाइम में ही, लगभग 6 से 7 मिनट लग जाएंगे, और फिर आप देखोगे कि मिक्स करते 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 आपका जो माखन है वो अपने आप अलग हो जाएगा। बस उसके बाद आप उससे सारा जो एक्स्ट्रा उसमें दूध है वो आप हाथों से दबा के निकाल लीजिएगा और आपका माखन तैयार हो जाएगा। वैसे आगे मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जब सारा मक्खन अलग हो गया तो मैंने सारा उसे निकाल लिया, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि साइड में काफ़ी ज़्यादा दूध है। तो अब हम इसे अच्छे से हाथों से दबाएंगे ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा दूध है ना, वो सारा का सारा निकल जाए। ये ना एक बहुत ही मतलब आसान से सिंपल सी रेसिपी है, तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन भी बनाओगे तो बहुत ही फटाफट से बन करके ना तैयार हो जाएगी। और बस इसके ऊपर आप मिश्री डाल देना, क्योंकि उन्हें माखन मिश्री के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रिय है, और फिर आप उन्हें भोग लगा सकते हो। इसी के साथ अगर आप चाहो तो आप अलग फ्लेवर के साथ भी बना सकते हो। मतलब थोड़ा सा आप क्या करना है ना कि केसर वाला दूध रेडी कर लेना और उसे आप इसमें डाल करके कुछ टाइम के लिए मिक्स करना और फिर वापस से हल्का सा दबा देना। अब वो आपका केसर का फ्लेवर वाला माखन बन जाएगा। आप अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हो। तो माखन भी हमारा बन करके तैयार हो चुका है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपनी आखिरी रेसिपी की तरफ। कन्हैया का एक और नाम लड्डू गोपाल भी है, तो आज उनके लिए बनाएंगे बेसन चूरमा के लड्डू, जो इतनी ज़्यादा लाजवाब बनेंगे ना। चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने बेसन लिया हुआ है 300 ग्राम। कप से देखा जाए तो ये तकरीबन 3 कप बेसन है। यहाँ पर आपको मोटे वाले बेसन का इस्तेमाल करना है। इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ घी। आप चाहे लड्डू बना रहे हो या किसी भी तरह की मिठाई बना रहे हो, उसका जो असली स्वाद रहता है ना, वो घी में ही आता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। घी को डाल देने के बाद इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें मिला देना है, ताकि जो ये घी का जो मॉइम है ना, वो अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स हो जाए। आप अगर चाहते हैं कि आपका लड्डू और भी ज़्यादा दानेदार बने तो आप इसमें सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मैंने इसमें नहीं किया है। बेसन को घी के साथ अच्छे तरीके से मिला लेने के बाद आप इसे बांध करके ज़रूर चेक करें। अगर ये आसानी से बंध जाएगा, यानी कि बेसन में जो मॉइम है वो बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे।
और इसका एक आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। हमें इसके लिए जो आटा चाहिए वो हमें हल्का-सा सख्त चाहिए, तो पानी आप थोड़ा-थोड़ा करते हुए डालें, वरना अगर डो गीला हो जाएगा तो लड्डू बनाने में प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से थोड़ी-थोड़ी पानी डालते हुए इसका एक सख्त आटा बना करके तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसकी हमें छोटी-छोटी बॉल्स बना करके और कुछ इस तरीके से हाथों से बनाते जाना है। आप चाहे तो इन्हें पेड़े के शेप में भी बना सकते हैं, हल्का-सा दबा करके चपटा कर, बट मैंने यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके के शेप्स में बना लिए हैं। ध्यान रखिए कि इसे आप बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, हल्का-सा पतला रखें। तो सारी जो बेसन की लोइयाँ थी उससे मैंने कुछ इस तरीके से बना लिए हैं। अब हमें इन्हें फ्राई करना होगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर घी को गर्म होने के लिए रखा हुआ था। मैं इन्हें घी में ही फ्राई कर रही हूँ, घी में इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आता है। ध्यान रखिए कि आप इसे घी या फिर तेल जिसमें भी फ्राई कर रहे हैं उसे आप बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, हल्का-सा मीडियम गर्म तेल या फिर घी चाहिए। और अब जो मेरा घी है परफेक्ट गर्म हो चुका है, मैंने इसमें एक-एक करके जो मेरे बेसन के सारे बॉल्स थे वो मैंने डाल दिए हैं। मेरी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इन्हें 2 बैचेस में फ्राई कर रही हूँ। ध्यान रखिए कि आप इसे अच्छे तरीके से फ्राई करें। फ्लेम की बात की जाए तो आपको लो टू मीडियम रखना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम रखोगे तो बहुत जल्दी-जल्दी ऊपर से तो बेसन पक जाएगा, बट अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, जिसके कारण जब आप उसके लड्डू बनाओगे तो उसमें अच्छा स्वाद नहीं आएगा और लड्डू कच्चा-कच्चा लगेगा। लो फ्लेम पर पकने के कारण इसे पकने में थोड़ा-सा समय लगता है, तो आपको इसे थोड़ा पेशेंस के साथ पकाना है। अच्छी तरीके से इसे गोल्डन होने तक पकाएँ, ताकि बेसन अंदर ऊपर दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से पक जाए। धीरे-धीरे आप देख रहे होंगे कि अब इनका जो रंग है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, हल्का-हल्का गोल्डन होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो सारे बेसन के बॉल्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें निकाल करके साइड कर लेते हैं, और जो बाकी बचे हुए बॉल्स हैं उन्हें भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से लो फ्लेम पर फ्राई करना है। ध्यान रखिए कि अगर फ्राई करते-करते आपको ऐसा लग रहा है कि आपका घी या फिर तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है और जो बॉल्स हैं वो जल्दी-जल्दी ब्राउन हो रहे हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रह जा रहे हैं, तो आप पहले गैस का फ्लेम ऑफ करके घी या फिर तेल को हल्का-सा ठंडा कर लें। इसके बाद आप जो बचे हुए बॉल्स हैं उन्हें फ्राई करें। तो सारी बॉल्स को बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेने के बाद अब हमें इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना है हाथों से, कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से इनका चूरा बना लेने के बाद अब मैं यहाँ पर एक ग्राइंडर जार ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे आप खलपिट्टे पर भी कूट करके और इसके बाद उसे आप छान सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जार में डाल दिया है सारा चूरा। मैं इसे 2 बैचेस में ग्राइंड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा ज़्यादा है। और अब मैंने यहाँ पर इसे ग्राइंड करके और इसका पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। ये देखिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसे खलपिट्टे पे भी कर सकते हो। जो भी प्रोसेस आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसे पीस सकते हो। और अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेट या फिर परात लिया हुआ है और इसमें मैंने एक छन्नी रखा हुआ है, क्योंकि अब हम इस चूरमा को अभी जो हमने बनाया है, ग्राइंड किया है, उसे हमें छानना है, ताकि अगर इसके ऊपर कोई बड़े टुकड़े हों जो कि अच्छे से ग्राइंड ना हो पाया हो तो वो ऊपर ही रह जाए और नीचे में बिल्कुल बारीक वाला जो हमारा पाउडर है चूरमा का वो नीचे आ जाए। कुछ देर तक इसे चम्मच से मिलाने के बाद अब मैं इसे हाथों से अच्छे तरीके से दबाते हुए छान ले रही हूँ। और अब ये देखिए लास्ट में कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा बच गया है। फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा ही बचा है तो मैं इसे साइड कर देती हूँ। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है ना, तो आप उसे वापस से ग्राइंड करके और फिर से छान करके इसमें डाल सकते हो। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए 2 बड़े चम्मच इलायची का पाउडर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें लड्डू का। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी का पाउडर। ये नॉर्मल चीनी थी जिसे मैंने घर में ग्राइंड करके यूज़ किया है। एक्चुअली एक तगार आता है जो कि स्पेशली लड्डू में डाला जाता है। अगर आपके पास वो है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। चीनी की बात की जाए तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने यहाँ पर तकरीबन 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ मैंने इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, जिसे मैंने रोस्ट करके हल्का सा ग्राइंड किया हुआ है। ध्यान रखिए कि हमें उसका पाउडर नहीं बनाना है, इसलिए बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड किया हुआ है। और अब हमें इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से बेसन में मिला देना है। और इसे अच्छे तरीके से मिला देने के बाद ना ये हमारा चूरमा रेडी हो जाएगा। ये चूरमा राजस्थान में बाटी के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बेसन चूरमा के लड्डू, तो इसके लिए अब हम इसमें डालेंगे घी। तो घी की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है आपके बेसन पर, तो इसीलिए आप इसमें एक बार में ज़्यादा घी ना डालें, 2-2 3-3 चम्मच करते हुए घी डालें। घी डालने से जो हमारे लड्डू बनेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट बनेंगे।
थोड़ा थोड़ा घी डालने के बाद उसे मिलाने के बाद कुछ इस तरीके से बांध करके चेक करें। अगर ये आसानी से बन जाएगा ना, यानी कि ये साइन है कि हमारा लड्डू बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में है। अब इसमें घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डालें। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिला देने के बाद अब हमें फटाफट से लड्डू बनानी है। इनके लड्डू बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस थोड़ा सा हिस्सा लें, जितने बड़े छोटे आप लड्डू बनाना चाहते हैं, और बस इसे हाथों से अच्छे तरीके से दबाते जाए। थोड़ा सा आप इसे हाथों में घुमाओगे तो वो बढ़िया तरीके से राउंड बन जाएगा। आइए देखो, पहला लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल दानेदार बना है। जब आप बनाओगे ना तो बनाने से ही आपको बिल्कुल वो पता चलेगा कि वो कितना अच्छा दानेदार बन रहा है। बांधने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से बन जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको एक और लड्डू बना करके दिखाया। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सभी लड्डू को हमें बनाते जाना है। तो लड्डू की ऊपर से तो आपने देख ली कि कितना परफेक्ट लग रहा है। अब मैं आपको इसके अंदर का हाल दिखाती हूँ। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल दानेदार और बिल्कुल परफेक्ट। हमने इसमें सूजी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही बढ़िया दानेदार बनता है। तो हमारी आज की ये चारों रेसिपीज बनकर तैयार हो चुकी हैं। चारों बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी हैं और हमारे लड्डू गोपाल के फेवरेट है। इनमें से आप कौन सी रेसिपी ट्राई करने वाले हो? और अगर आप और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो मैंने पहले ही बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, जिनका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर से चेक करिएगा। तो मिलूंगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप बढ़िया से धूमधाम से जन्माष्टमी मनाइए और अपने पूरे परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।